अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। एक और इलेक्शन और पीटीआई के हिस्से में आई एक और हार। जी हां, फैसल वावदा की ये नशस्त थी NA 249 कराची से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये नशस्त थी, लेकिन क्या हुआ कि ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नशस्त ले उड़ी, जबकि बाकी जमातें मुंह देखती रह गईं। PMLN के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल थे, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तस्वर किए जा रहे थे। सर्वेज भी उनके हक में जाते नजर आ रहे थे, लेकिन सारे सर्वेज गलत साबित हो गए, अपसेट कह लें आप इसको। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहरहाल मैदान मार लिया है। इस जीत की क्या वजूहात हैं और बाकी जमातें, जो कि आपने अभी सुन ही लिया कि तमाम ही लोग इसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, इसके रिजल्ट वो मानने से इनकार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी नज़र आ रहा है कि हुक्मरान जमात ने भी मुतालबा दोहराया कि जब हम कहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लें तो उस तरफ कोई क्यों नहीं आता। लेकिन बहरहाल आज सबसे पहले इस NA 249 में जो ज़िमनी इंतखाब कल के रोज़ हुआ उसका ही पोस्टमार्टम कर लेते हैं। और सवाल पहला इमरान साहब आपसे कर लेती हूँ, पीपी कैसे जीत गई और क्यों हार गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे हम ज़रूर समीना बात करते हैं, लेकिन पहले अगर आप आंखें बंद करके दोबारा ये सुन लेना जितने बातें इन सियासी लीडरों ने की है, तो हर इलेक्शन के बाद यही होता है, कोई एक लफ्ज का हेरफेर नहीं होता। सही कह रहे। हर लीडर यही बात करता है, जो आज भी माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह सारे हमारे लीडरों ने बात ये की है। तो ये कोई नई बातें नहीं है, लेकिन इसमें जो हैरानकुन बात और जो मैं समझता हूँ काबिल ज़िक्र बात है, वो ये है कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2018 का इलेक्शन यहाँ से जीती थी, वो पहली से 5वीं पोजीशन पे चली गई। ये बहरहाल एक ऐसा लम्हा फिक्रिया है जिस पे हमसे ज़्यादा इमरान खान साहब को और उनकी जमात को फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। और फिर सबसे बढ़ के ये कि जिन साहब के सीट छोड़ने की वजह से, इस्तीफ़ा देने की वजह से, मैं बात कर रहा हूँ जनाब फैसल वाडा साहब, वो ये इलेक्शन हुए हैं, कहाँ थे वो? पहले तो वोटर्स कहते हैं कि इन 2.5 सालों में वो कभी नज़र ही नहीं आए, ना किसी खुशी में, ना किसी गमी में, ना किसी शादी में, ना किसी मर्ग पे। 2.5 सालों में वोटर्स जो हैं, कल तमाम TV चैनल्स के रिपोर्टर जब वहाँ फिर रहे थे तो हल्के के अवाम यही कह रहे थे कि फैसल वाडा को हमने इलेक्शन के बाद नहीं देखा। फिर इलेक्शन पे भी वो नज़र नहीं आए, कंपेन पे भी नज़र नहीं आए, तो फिर PTI का यही हाल होना था। मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे थी 2018 में, अब भी दूसरे नंबर पे रही, और TLP तीसरे पे थी, तीसरे नंबर पे। जंप किसने मारा? जंप मारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो एकदम से छठे पायदान से उठ के पहले नंबर पे आ गए। इन्होंने अपनी ऐसे लग रहा है पोजीशन स्वैप कर दी है, वो पहले से नीचे चले गए और वो ऊपर आ गए। अब उसमें ये हुआ है कि अभी जो है ना, अपने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे मिफ्ता इस्माइल ने अभी तहरीरी दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर को दे दी है। वो क्या दिया है? एक तो उन्होंने कहा जी इसकी रीपोलिंग की जाए, दूसरा उन्होंने कहा जी 15 पोलिंग स्टेशन का फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। अब बात ये है कि आप जो भी करते रहें, जिस तरह से भी करते रहें, इलेक्शन में तो आप इस वक्त पीपल्स पार्टी ने जैसे भी किया, धांधली की, मैनेज किया, कुछ किया, आप उसको कुछ भी नाम दे, उन्होंने ये सीट जीत ली है। ठीक है, जीत तो ली है, लेकिन लोग तो ज़ाहिर क्वेश्चन कर रहे हैं, बल्कि जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उनको भी बिलावल साहब ने जवाब दे दिया, वो भी मैं सुनवाती हूँ। लेकिन मैं ज़रा एक ऐसा पॉइंट हिलाली साहब का भी ले लूँ कि हिलाली साहब, आपके ख्याल से, ज़ाहिर आप तो खुद कराची में, इलेक्शन शफाफ हुए हैं, ठीक हुए हैं आपके ख्याल से, या फिर जो बाकी जमातों का सारा शिकवा है वो रिवायती शिकवा ही है? मैं परेशान हो गया हूँ। मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो कहेगा कि इलेक्शन ठीक हुआ है। एक आदमी मुझे नहीं मिला। अब PPP को तो हटा दें। तो अब मैं परेशान इसलिए हुआ हूँ कि जिसको फ़ोन करो, माने जो उधर था, जो वोट किया, जो सुना, जिसको पता होना चाहिए, जो एक्चुअली इन्वॉल्व था, कोई बंदा नहीं मिला है जो कहता है मुझे कि ये इलेक्शन फेयर था। और बहुत सारे हैं जो बता सकते हैं कि ये किधर हुई धांधली, कब हुई, किस वक्त हुई, कैसे हुई, वो भी बता रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इतना जब एविडेंस अवेलेबल है और इतने डाइवर्स लोगों से, तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शन फेयर था? नंबर 1। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब पता चला है कि 21 पॉइंट पता नहीं कितने फीसद वोटर्स ने वोट किया, माने
3,73,373,000 से 20%, 20% टर्न आउट जो, और विनिंग पार्टी ने 5% वोट ली है। जी एग्जैक्टली। माय गॉड, ये तो हो ही नहीं सकता। माने मैं नहीं मान सकता कि ये आदमी जो इलेक्ट हुआ है ये वाकई अगर भी सही इलेक्ट हुआ हो, मैं नहीं समझता कि ये वाकई इज द रियल रिप्रेजेंटेटिव इस कंस्टिट्यूएंसी का। हाँ, तो ये तो एक अजीब सा सिस्टम हम चला रहे हैं। फॉरगेट धांधली, ये कोई वोट भी ना मिले, एक वोट मिल जाए तो आप रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। लेकिन ये टर्न आउट की क्या वजह है, क्यों इतना कम रहा? पहले मैं हिलाली साहब से जरा एक और इस पे ले लूं। हिलाली साहब, क्यों आपके ख्याल से ये कोरोना का ये कह रहे हैं जो शहबाज गिल है, उन्होंने कहा, हमने कहा था कोरोना फैला हुआ है बहुत ज्यादा, अभी डिले कर दें इलेक्शन, तो आपको लगता है कि ये कुछ हरी किया है इसमें इलेक्शन कमीशन ने? देखिए, इन लोगों ने देख लिया है इलेक्शन को, और ख़ास तौर कराची में, और ये जो इलाका है, ये इलाका एक ख़याबान बुखारी पे भी आता है, और ख़याबान बुखारी के दोनों तरफ मिफ्ता इस्माइल माशाल्लाह बड़े अमीर आदमी हैं, हर जगह इनका घर है, इनके ऑफिसेस हैं, ये बहुत मालदार आदमी हैं। और जब वो खुद माइक लेके बात कर रहा था अपने वर्कर्स को, हमने देखा, शायद आपने भी सुना, कि वो कह रहा था तुम्हें 25,000 में दूंगा, तुम्हें 3,000 दूंगा। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो रहा है, ये तो इलेक्शन पता नहीं एक्सपेंसेस को के तहत रह के ये कर रहा है, ये कहना चाहिए उसे, मगर उसको परवाह ही नहीं था, वो ओपनली अनाउंस कर रहा था। तो मैं आपको बताता हूं, वोटर्स कराची के वो तंग आ गए, उनको पता है जो भी पार्टी आए कुछ नहीं करना है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाना है और लूटना है। दे आर टेरिबली डिमोरलाइज और डिसइल्यूजन्ड, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा वजह है कि इतना कम लोग आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इमरान साहब, आप भी समझते हैं कि लोग बिल्कुल मायूस हो चुके हैं इन पॉलिटिकल पार्टी से, इसलिए टर्नआउट कम था, या फिर आपको लगता है वेदर, रोजा, फिर कोरोना, ये फैक्टर्स ज्यादा? देखिए, मैं नहीं समझता कि वो बिल्कुल ही मायूस हो गए हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन जब आम इंतखाबात होते हैं और ज़िमनी इंतखाबात, तो दोनों के मोड में वैसे ही फ़र्क होता है। और फिर रोज़े, फिर कराची में हीट, जो अभी गर्मी की लहर है, पूरी शदीद गर्मी है, ये सारी चीजें मिलके फिर कोरोना। अब ये देखें कि कोरोना ने किस तरह से। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है जी। इलेक्शन जीत गए हैं चौधरी मंजूर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का, आपको मुबारक हो। पहले तो आपने ये नशस्त जीत ली है 249, और क्या कहेंगे आप? सब लोग तो इस पे बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये बिल्कुल आप लोगों ने मैनेज किया इलेक्शन। देखिए, पहले तो इस चीज को देखना पड़ेगा कि कैसे हमने मैनेज किया है। एक बुनियादी चीज है कि एक बंदा जिसका नाम खजर मंदोखेल है, इसने तीन जो है साल पूरे वो लड़ा है। एक बंदा ही लड़ा है ना, शहबाज शरीफ साहब तो इलेक्शन लड़के इधर आ गए, बाकी किसी ने कोई केस नहीं किया। 3 साल एक बंदा लड़ता रहा है। अच्छा। और वो केस लड़ता था या हल्के में रहता था, हल्के के लोगों के काम करवाए। फिर उसके बाद यहाँ पे 20,000 वोट तो मोदी का कम हुआ है, क्या वो पीपल्स पार्टी ने कम किया? 30,000 वोट पीटीआई का कम हुआ है, क्या वो पीपल्स पार्टी ने कम किया? पीपल्स पार्टी ने तो अपने वोट को बढ़ाया है सिर्फ, और उसमें जो मेजर चीज है वो ये है कि वहाँ के इशू सबसे बड़ा जो है वो पानी का है। और फेडरल गवर्नमेंट कर सकती थी या सिंध गवर्नमेंट कर सकती थी। फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया कि A4 के मंसूबा जो है वो वहाँ से लोकल से वापडा ने 2020 में ले लिया था, लेकिन उसने नहीं किया। और जब नहीं किया तो फिर लोगों की उम्मीद पीपल्स पार्टी से, फिर पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे मेहनत की है। पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे काम किया है और मेहनत की है। पीपल्स पार्टी के एक कारकुन ने सारा कराची वहाँ पे लगा हुआ था, मेहनत कर रहा था। लेकिन चौधरी मंजूर साहब, ये बातें तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये भी तो एक चीज हम देख रहे हैं कि टर्न आउट बहुत कम था और लोग उस तरह से निकले नहीं। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा खत लिखा था
इलेक्शन कमीशन को कि ये इलेक्शन पोस्टपोन करवाएं। नंबर 1 कोविड, नंबर 2 रमजान, नंबर 3 गर्मी, और ये सारे फैक्टर्स मिलकर ये टर्नओवर जो है इसको कम करेंगे और इसलिए इसको कुछ देर के लिए आप पोस्टपोन करें। इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के हर कारकुन ने इलेक्शन मैनेज किया, वहाँ मेहनत की, कादर मंदोखेल साहब ने भी बड़ी मेहनत की, लेकिन क्या वजह है जितने भी इंतखाबी सर्वेज हुए किसी में भी पीपल्स पार्टी का नाम नहीं था कि ये जीतेगी, तो सर्वेज जो है वो कहाँ करते रहे हैं? ये भी एक तो सर्विस, बहुत सारे सर्विस जो होते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं पहले ही। दूसरा ये है कि वो सर्विस में क्या था, टर्नओवर कहाँ पे उन्होंने दिखाया था कि कितना रहेगा, कहाँ पे आएगा। दूसरा इस हल्के की देखें सूरत हाल, एक पश्तून वोट है, मंदोखेल पश्तून है, दूसरा हजारावाल का वोट है, मेजोरिटी वोट जो है। तो इलेक्शन वहाँ पे कुछ उर्दू स्पीकिंग का एरिया है, कुछ हिंदी स्पीकिंग का एरिया है, इसमें मिक्स है सारा। एएनपी का उम्मीदवार नहीं था, उसका बेनिफिट इसको मंदोखेल को मिला। तो ये बहुत सारी चीजें मिलकर ये हुआ है। और इस पे जो सवाल उठा रहे हैं कि जी देर क्यों लगी, 276 पोलिंग स्टेशन है टोटल। अगर रिजल्ट वापस जमा करवाते हुए बैग वापस जमा करवाना है, उसकी रसीद लेनी है और फिर रिजल्ट देना है, उसको फीड करवाना है पूरा रिजल्ट के कौन कौन किस किस जगह पे। अगर 1 मिनट लगे तो 276 मिनट लगे, अगर 2 मिनट लगे, अगर 3 मिनट लगे, कितने घंटे चाहिए? सही। और सही, चौधरी साहब ने तो पूरी कैलकुलेशन की है। कह रहा है बिल्कुल, रिटर्निंग ऑफिसर 12 बजे से पहले कह रहा है कि तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरे कमरे में एडवाइस को इंटरव्यू देते हो। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब अब बहरहाल क्वेश्चंस तो लोग कर रहे हैं, तो अब हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस बात की ऑफर कर रही है कि इसीलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन ना किए जाएं बाद में, तो हमारे साथ आए, रिफॉर्म्स कर ले, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? वो तो हम कहते हैं कि जो कुछ उनके पास रिफॉर्म्स का एजेंडा है वहाँ पे वो पार्लियामेंट में पेश करें, पार्लियामेंट अपनी कमेटी को भेज देगी, कमेटी वहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं। आप ताउन करने के लिए तैयार हैं गवर्नमेंट के साथ इस मामले पर? नहीं, वो हर रोज बैठती है जी, कमेटीज जो होती है वो हर रोज बैठती है। ये ऐसे गवर्नमेंट ने टेंडर्स किया हुआ है कि बैठे हमारे साथ बैठे ये थे। वो तो देखे ना, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है वो तो रोज बैठती है, उसमें क्या इशू? अच्छा चौधरी साहब आखिरी सवाल बस ये बता दें कि पीडीएम में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो मामला हैं पहले ही इख्तलाफात की नज़र हो रहे हैं, तो अब इस नए तनाज़े के बाद क्या पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी होगी? क्या मुस्लिम लीग नून के साथ मामला बेहतर होंगे या मजीद खलीज बढ़ेगी? देखिए, हम उनको ये कह रहे हैं कि आप इसको देखिए, हमारा कोई इशू नहीं है। हमने कहा कि एक बदतमीजी की है शोकास नोटिस देकर, जो कि गलत है। हेलो, तो वो अगर इस तरह से वो उसको मान लिया जाए, नोटिस वापस ले, माफी मांगे, शायद हमारा क्या इशू? अच्छा, चलिए चौधरी मंजूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और उनके ज़बान ना वो कह रहे हैं जी जस्टिफाइड है ये जो है। इमरान साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे और हम बात कर रहे थे, चलिए टर्नओवर के हवाले से उन्होंने भी बात कर दी, लेकिन अब बिलावल जो हैं वो इस बारे में कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि आप लोग जो भी सवाल करते हैं, उन्होंने क्या कहा है मैं वो भी सुनवा देती हूँ, फिर मज़ीद बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि चाहे ये कराची का बाई इलेक्शन हो या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का सेनेट में इशू हो, हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए। अब आपको जो सवाल आपने उनसे किया था वही सवाल मेरा आपसे है कि ये खलीज बढ़ेगी आपस में, पीएमएल पीपी? बिल्कुल बढ़ेगी। उसकी बुनियादी वजह है कि अब अगले इलेक्शन में इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। मैं आपसे पहले दिन से कहता हूं कि ये दोनों एक दूसरे का कांधा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, ये कभी भी इकट्ठे हो नहीं सकते। ये इनके नजरिए ही एक दूसरे के खिलाफ हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये भी सुनवा दूं कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी ये गलती तस्लीम की और वो ये कहते टिकट देने में अच्छा खासा गलती कर जाते हैं, चूक जाते हैं। उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए।
मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। मैं टिकट्स देने में भी, मैं जब देखता हूँ माजी में, तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की पार्टी के टिकट्स देते हुए। कई जगह मैं अब सोचता हूँ कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं इस तरह नहीं, उसको वजीर बना देता, इसको ना करता। ये मैं सोचता रहता हूँ सारा वक्त। हिलाली साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो कहा है, आप इनसे एग्री करते हैं कि ये टिकट नहीं सही देते और फिर बाद में जैसे वो खुद कह रहे हैं कि फिर उनके नताइज भी उन्हें भुगतने पड़ते हैं? ना सिर्फ टिकट्स, मेरे ख्याल में बहुत सारे इनके अपॉइंटमेंट्स हैं जो ऑन सेकंड थॉट्स ये खुद मानेंगे कि वो गलत रहे। अच्छा है, ये कहता है, ही सेज सो ओपनली, हम सब कहते हैं इनकी सिलेक्शन प्रोसेस इनका अच्छा नहीं है, इनका अपना क्या कहते हैं एबिलिटी टू सिलेक्ट इतना अच्छा नहीं है। ये एक होता है, एक नेचुरल सा किस्म का इनका फीलिंग है जो शायद एक्सपीरियंस से बेहतर होगा। हाँ, क्रिकेट तो खैर कुछ अलग है। मगर मैं एक दो कमेंट्स अब इनके कहने पे, ये जो हमारे साहब पीपीपी के हैं, जी जी, देखिए सीधी सादी बात ये है कि कौन सा पार्टी है जिसको ज्यादा हुनर है रिगिंग में, कौन सा पार्टी है? मैं कहता हूं पीपीपी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने सेनेट में जाके पूरी दुनिया के सामने उन्होंने सेनेट में हफीज शेख को हरा दिया। कमाल है, कमाल है। और कुछ नहीं हुआ, सबने मान लिया और निकल आए। और ये जो 2 घंटे जब वो अंदर गए थे गनी साहब, और 3000 का इनका लॉस क्या था, दे वर लूजिंग बाय 3000, और एक निकल आके दे वर विनिंग, they were winning, incredible, समझे? तो ये सब जो बातें हैं, ये यार दिस इज सो ऑब्वियस। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त लोग कहते हैं, माफ करिए अफसोस से कहना पड़ता है, ऑन द सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रादर देन द इलेक्शन कमीशन, कि उनका एक बहुत बड़ा, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर देम। आप सोचिए, अगर उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया पीपीपी को, लोग कहेंगे बिल्कुल सही फैसला किया, वाह शाबाश, इसके माने डस्का और ये पूरा इलेक्शन जो करवाया बिल्कुल सही था। और अगर उन्होंने नहीं किया और उनको खतरा है कि पीएमएलएन की रिएक्शन थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी, वो मरियम बीबी ने तो उनको इजाजत दे दी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर भी इनको इलेक्ट हो जाए, हम अपील तो कर रहे हैं, हम लड़ेंगे, मगर अगर भी हम हार गए कोई बात नहीं, ये चंद दिनों के लिए है, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे। तो इट्स अ विन विन फॉर देम। और साथ साथ उस फैसला उनके पीपीपी के हक में देके, इससे सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन का, कि ये जो आने वाला इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, ये दो में दे कैन नॉट गो टुगेदर। माने या गवर्नमेंट नहीं होगी या इलेक्शन कमिश्नर नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बिल्कुल फैसला कर दिया। तो यू सी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इस लिहाज से एक बिल्कुल, मैं इस पॉइंट पे भी बात करती हूँ, लेकिन जो पहले बात की इमरान साहब टिकट के हवाले से, मैं उस पर जरूर आपसे बात करना चाहूंगी। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी एतराफ़ किया है, तो आपके वाकफान हाल क्या कह रहे हैं? वो गलतियां ही करते रहेंगे या कुछ सीख लेंगे गलत? देखिए जी, हमारे वाकफान हाल ने उस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है। हमारे वाकफान हाल के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये फैसला किया, और ख़ास तौर पे ये जहांगीर तरीन का जो ग्रुप बना है उसके बाद, और इससे पहले आपको याद होगा जो परवेज़ खटक साहब वाला मामला हुआ था, और जो वो नौशहरा से हारे थे मुस्लिम लीग नून से सीट। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसने वज़ीर आज़म को मजबूर किया। और वज़ीर आज़म के इंतहाई करीबी हलकों के मुताबिक वज़ीर आज़म अब बरबला इसका इज़हार करते हैं कि अगर उन्होंने उस वक्त इस प्रेशर में आके फैसले ना किए होते हैं कि इलेक्टेबल्स को शामिल कर लें ताकि हुकूमत बना सकें, तो आज शायद हालात डिफरेंट होते। इसलिए अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला ये किया है कि आइंदा इलेक्शंस में वो अपने पार्टी कारकुनान जो हैं उनको टिकट्स देंगे। इसीलिए तो देखें आप कितना प्रेशर था वहाँ पे कराची में कि आप अफरीदी को टिकट ना दें। उनके एक एमपी शहजाद अवान ने तो इस्तीफा तक दे दिया था, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, अब मैं इस पे चेंज नहीं करूंगा। लिहाजा वज़ीर आज़म ने अब ये फैसला कर लिया कि जितना भी दबाव आइंदा इलेक्शन में इलेक्टेबल्स की तादाद कम से कम करके
पीटीआई के जो ओरिजिनल लोग नजरियाती कारकुन जो उनको ही जगह दी जाएगी। ठीक है, चलें जी, देखते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है और कर दें या नहीं। लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं, अभी हमारी डिस्कशन इस हवाले से कंटिन्यू है, कुछ मजीद सवालात हैं इससे जुड़े, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी कि इंतखाबात होते हैं और सब उस पर सवाल उठाते हैं, तो फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स, और जैसा कि एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है लाली साहब ने कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी अंदर तब्दीलियों की ज़रूरत है। तो लाली साहब, आपको क्या लग रहा है, ये सब जमातें, अब भी PMLN ने भी ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, PTI भी पहले से ही कुछ खफा है डस्का वाले मामले से ही उनका चल रहा है नाराज़गी, तो ये सब मिलके कुछ इलेक्शन कमीशन को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, इन्होंने जो कंप्लेन किया है वो इस इलेक्शन के बारे में, नून जो है वो बड़ी खुश है इलेक्शन कमिश्नर से और कहती भी है कि वो खुश है, और हम लोगों को पता है कि उनका जो है उनका एक किस्म का लगन है फ्रॉम हिज प्रीवियस पोस्टिंग्स। तो यस, इस इलेक्शन के बारे में उनकी कंप्लेंट्स हैं, मगर उन्होंने साथ साथ मरियम ने कह दिया है कि अगर भी आप ना इनको डिस्क्वालीफाई करें, जो हम सब समझते हैं करना चाहिए, फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम अगले इलेक्शन जो चंद महीनों में, मैंने 1-1.5 साल में एक और इलेक्शन होना है, उसमें हम ये सब चीज़ बराबर हो जाएगा। देखिए, बात असल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट्स दिया है इलेक्शन कमिश्नर पर्सनली और उसके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ डस्का के बाद, ये कैसे हो सकता है कि वो अग्री करें कि इसी इलेक्शन कमिश्नर और यही इलेक्शन कमीशन अगले इलेक्शन को ये करें, मॉनिटर करें। तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ होना है, आई डोंट नो व्हाट, और मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, मगर श्योरली नहीं तो आप इस किस्म की क्रिटिसिज्म करने की जरूरत क्या थी कि आप उनसे प्रेशर डालना पड़ते हैं कि वो डर के करेंगे। दैट डजंट वर्क। बिल्कुल ठीक है। तो इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन बिल हो सकता है, या फिर रिफॉर्म्स की जिस तरह के बात शहबाज गिल साहब ने भी की है, तो वो सिर्फ इलेक्शन, बल्कि सुन ही लेते हैं कि शहबाज गिल साहब ने क्या कहा इस हवाले से, सुन लेते हैं जी। हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, आए हमारे साथ मिलें। आप नहीं भी आएंगे तो हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे। ये मुल्क और इस तरह से आगे नहीं चल सकता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक असूली फैसला उन्होंने कर लिया और डायरेक्शन दे दी है। अगला इलेक्शन इंशाल्लाह हमने रिफॉर्म्स के साथ करवाना है। खरीदो फरोख्त, धांधली, रात के टाइम टेलीविजन के ऊपर डिफरेंट रिजल्ट, ये नहीं चाहिए। और अकेले कर ले कि PTI? देखें, बात यह है कि जितनी बातें अभी शहबाज गिल साहब कर रहे थे, इससे कोई भी ज़ईशूर आदमी इनकार नहीं कर सकता। इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, और जो इन्होंने खामियां गिनवाई हैं वो भी ज़रूर दूर होनी चाहिए। लेकिन PTI का वतीरा ये रहा है अभी पिछले जितना भी अरसा हुआ है कि शोर ज़्यादा मचाते हैं, काम कम करते हैं। अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये कर सकें। उसमें बुनियादी एक ये भी है वजह कि अपोजिशन के साथ मिलके इन्होंने काम करना, और अगर अपोजिशन नहीं, ये हमेशा से पिछले मुझे तो 31 साल से जब से मैं जर्नलिज्म में आया हूँ ये नज़र आता है कि जब भी कोई इलेक्शन होते हैं ना, उस पर इलेक्शन जो हारते हैं इलेक्शन कमिश्नर पे वो उसी तरह तनकीद करते हैं। भाई, अगर डस्का में इलेक्शन कमिश्नर ख़राब था तो नौशहरा में ठीक हो गया, नौशहरा में खराब था तो वो जाके कुरम में ठीक हो गया। सही है। यानी वही इलेक्शन कमीशन एक जगह पे इनके लिए काबिल कबूल होता है, दूसरे हल्के में नाकाबिल कबूल हो जाता है। तो इस्लाहात तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये इस बुनियाद पे जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे जाती फायदे नुकसान के वही बात है कि अगर सबको मिलाए बगैर इस्लाहात करेंगे तो फिर उन इस्लाहात को भी तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, तो फिर फायदा क्या है? सबको मिलाए बगैर हो ही नहीं सकती। यही तो लहजा जो दूसरों को नाइट करता है। एग्जैक्टली। और वो नहीं, फिर वही बात है ना कि रिफॉर्म्स का तो मतलब ही है कि फिर बाद में जिस पे सब अग्री करें, तो जब आप किसी को पूछे बगैर ही कर लेंगे तो कोई अग्री कैसे करेगा? वो डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, इस यहाँ पर इसी सेगमेंट को हम वाइंड अप करते हैं और एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और जो पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, और बशीर मेमन साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं साबिक DGFIA ने, वो अब मामला कितना बड़ा क्राइसिस बनने जा रहा है गवर्नमेंट के लिए, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
जो कि आज काफ़ी अरसे बाद बोले, और आज नहीं मतलब कुछ दिन पहले उन्होंने ये इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अच्छे खासे इल्ज़ामात लगा दिए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब पर कि किस तरह से मुखालिफिन को हदफे उन्होंने तनकीद भी बनाया, और फिर उसके साथ साथ उन्हें किस तरह से काबू करने के लिए प्लान्स बनाते रहे और ज़ोर भी डालते रहे, दबाव भी डालते रहे इदारों के ऊपर। और ये अच्छी खासी एक चार्जशीट है प्राइम मिनिस्टर साहब पर सीधी सीधी। और क्या ये मामला वज़ीर आज़म की नाअहली तक जा सकता है? ये कितना बड़ा क्राइसिस बन सकता है? अगरचे हुकूमत ने तो इसकी तरदीद ही की है, इस पर बात कर लेते हैं। इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है ये बशीर मेमन साहब को अचानक से क्यों ख्याल अब वो आकर बता रहे हैं सब कुछ कि ये होता रहा, उस वक्त नहीं जिक्र किया इन चीज़ों का, कितना ये सच हो सकता है? देखिए समीना, पहली बात तो ये है कि बशीर मेमन साहब जो है ना, इसका पहले ये देख लें कि बशीर मेमन साहब का माजी कैसा है। बशीर मेमन साहब बुनियादी तौर पर एक अच्छी शोहरत रखने वाले अफसर रहे हैं, और आपको याद होगा जब हुकूमत ने नहीं लगाया था उनकी तैनाती के बाद, और उनके उस टेन्योर में हुकूमती लेवल पे इनकी बड़ी तारीफ़ें भी की जाती रही। और बशीर मेमन साहब का माजी इस लिहाज से ठीक माजी था कि ये एक अगर उन्होंने बात की है तो बिल्कुल उसको जुटलाया नहीं जा सकता। तो मेरा तो सबसे पहला इस फोरम पे आज मुतालबा ये है कि अगर एक गैर मुल्की कावे मुसावी जो कि झूठा भी बाद में साबित हो गया, उसके लिए एक कमीशन बन सकता है, तो फिर एक आपका जो तहकीकाती इदारा है फेडरल लेवल का FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है आपकी, उसका ग्रेड 22 का अफसर जो उसका सरबराह रहा है, वो अगर कोई इल्जामात लगा रहा है तो आप उसके लिए कमीशन क्यों नहीं बनाते? आप कमीशन बनाएं, उसमें तहकीकात हो, ताकि अगर बशीर मेमन साहब झूठे हैं तो ये साबित हो जाए, पूरी कौम को पता चल जाए कि कितना झूठा आदमी है, और अगर वो सच्चे हैं तो पूरी कौम को ये पता चल जाए कि यहाँ हुकूमतें किस किस तरह से अपने मुखालिफिन को रोनने की कोशिश करती हैं। ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करें। लालिक साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि ये सब कुछ वो मुखालिफिन के ही एमा पर इस तरह से बोल रहे हैं और PMLN के साथ जोड़ रही है सारे मामले को। देखिए, पहली बात तो ये है कि बशीर मेमन की सर्विसेज एज DIG सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सरेंडर करके उसको वापस भेज दिया फेडरल गवर्नमेंट। जब ऐसा मूव होता है उसका मतलब ये होता है कि एक गवर्नमेंट समझता है कि ये इंसान हमारे साथ नहीं काम कर सकता। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने या उनके गवर्नमेंट में 2018 में जो जब भी था, उन्होंने उठा के उसको DG-FIA बना दिया। अब जब वो DG-FIA बना, उनके साथ काम किया, और 15 दिन उनके रिटायरमेंट के पहले इमरान खान की गवर्नमेंट ने उनको OSD बना दिया। वेरी अनयूजुअल, कोई ऐसी बात होगी जो उनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा, और फिर जब वो रिटायर हो गए, उनका पेंशन उन्होंने विथहोल्ड किया। अरे भाई, अगर आप समझते हैं कि आपसे ये जो हिमाकतें हुई हैं और जो आप फिर कोर्ट में गए और कोर्ट में आपका पेंशन बाद में रिस्टोर हुआ, तो आप उस वक्त कहते हैं ना, उस वक्त कहते हैं कि ये जो एक्शन, स्पाइटफुल एक्शन जो मेरे खिलाफ लिया गया है, ये इसलिए लिया गया है कि मैंने उनका इलीगल काम नहीं किया। हम सब उठ के कहते शाबाश, है कि नहीं? अब 2 साल बाद आके कहना अब कि ये वो मैंने किया था, ये उन्होंने किया था, ये उन्होंने मुझे पूछा था, मुझे ऐसा लगता है कि इसको कोई मैनिपुलेट कर रहा है। अच्छा। अब दूसरी बात, इसको ये जो आदमी है, ये एक सेनेटर बनना चाहता है बकौल मेरे इन्फॉर्मेंट से। अच्छा। ये जो आदमी है, ये वो राना मकबूल, आपने नाम सुना होगा, जो जरदारी का जबान काट के इस वक्त भी सिंध में वो नहीं आ सकता है, उसके खिलाफ लोग, वो तो सेनेटर बन गया था नवाज शरीफ के ज़माने में, और शहबाज शरीफ का एडवाइज़र भी रह चुका है। ये आदमी क्या ये भी सेनेटर बनना चाहता है? इसलिए इसका बेटा जो है वो तो लड़ता है इलेक्शंस और ठीक ठाक वोट लेता है PPP के खिलाफ। अच्छा। क्या इनकी लगन ऐसी है कि इनके साथ, नवाज शरीफ के साथ? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये वक्त जो आपका कहने का, और दूसरी बात, एज ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट मैं आपको आज बता सकता हूं, बहुत सारी चीजें मुझे भी कहा गया था,
बीबी जो जबरदस्त हमारी लीडर थी, जिसके लिए मेरी तारीफ कम है, मेरे दिल और दिमाग में मैं उसकी इज्जत करता हूं। बहुत सारी चीजें उसने मुझे कहा था करो, जो मैंने कहा था कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कहने लगी क्यों? तो मैंने बताया क्यों। ठीक है। तो आप समझते हैं कि आज मैं जाके सबको बता दूं ये मुझसे करवाना चाहती है, वो मुझसे करवाना चाहती थी, व्हाट फॉर? ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमरान साहब, लेकिन इसका मतलब यही है कि वो कोई अपना वर्जन तो दे सकता है। हिलाली साहब ने जितनी बातें की है ना, मैं माफी के साथ, बड़ी माजरत के साथ, ये बड़ी वन साइडेड बातें हैं। अच्छा, वो उसकी वजह क्या है? बशीर मेमन साहब जो है ना, इनके बारे में इन्होंने कहा इनका बेटा इलेक्शन लड़ता है, तो क्या मुस्लिम लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वो जो पीपीपी के खिलाफ हाँ जी, सुन मेरी गुजारिश सुने। पीपीपी ने क्यों सरेंडर किया? इसीलिए सरेंडर किया कि इन्होंने उनकी बात नाजायज मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा फिर हम, अगर आपने हमारे कहने पे जायज नाजायज काम नहीं करने तो हमें आप जैसा अफसर ही नहीं चाहिए। उन्होंने इनको सरेंडर कर दिया। और अगर आपको हिलाली साहब याद हो कि इसी वजह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एक दिन इनकी जो अदी फरियाल तारपुर हैं उनके साथ थोड़ी सी तल्ख कलामी भी हुई थी उसके बाद, इस्लामाबाद आने के बाद। तो ये बुनियादी तौर पे इनका कहना ये है कि इन्होंने ना पीपी के कहने पे कोई गलत काम किया था, ना ही पीटीआई के कहने पे। लेकिन पीएमएलएन के दौर में ये खुश रहे, उन्होंने कभी नहीं कुछ कहा। उनके साथ तो रहा नहीं। पंजाब में एक दिन की सर्विस नहीं है, इनकी एक दिन की सर्विस नहीं है पंजाब में, इसलिए पीएमएलएन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अपने कॉलम में भी ये लिखा था, इसलिए मैंने अपने कॉलम में भी जिक्र किया था। मुझे ये लगता है लाली साहब कि ये एक चार्ज शीट तैयार की गई है। आप माजी में अगर चले जाएं तो जिस तरह से हुकूमतें जाती रही हैं, उन पे जो इल्जामात लगते रहे हैं, बशीर मेमन का अगर आप वो इंटरव्यू सुने तो सारी वो चीजें, वो चार्ज शीट एक तैयार है। तो क्या ये चार्ज शीट क्यों के तैयार की गई है? इसमें तो अदलिया के अगेंस्ट भी बात है कि जी उनके जजेस के अगेंस्ट, जाहिर है वो काजी फायज ईसा के हवाले से बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ये कहीं ये तो नहीं कि एक मुस्तकबिल में इसी चार्ज शीट को बुनियाद बनाकर पाकिस्तानी सियासत में एक नया बोचाल आने वाला है। अच्छा, आप इस एंगल से भी इसको देखें। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। हिलाली साहब, आप भी समझते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? ये कोई नया क्राइसिस बन सकता है गवर्नमेंट के लिए? लास्ट मिनट है सर, इस पे कमेंट कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको अब जाके कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। इसके खिलाफ केसेस आए हैं, वो फर्रुख नसीम और ये अकबर और सब लोगों ने, कि भाई तुमने कहा कि हमने ये किया तो प्रूव करो। अब आई फील सॉरी फॉर बशीर मेमन, इसलिए कि ऐसे चार्ज तो बड़ा मुश्किल है प्रूव करना ना। जब प्राइम मिनिस्टर और सब लोगों ने एक चार्ज डिनाई किया है तो उसको क्या है, या वो टेप रिकॉर्डर ले गया था साथ, अगर ले गया था साथ तो खेल के बता दें, नहीं तो क्या करेगा आप मुझे बताएं, क्या प्रूफ देगा? तो हाँ, तो व्हाट इज द पॉइंट? इसका मतलब क्या है इस मामले को टीवी के सामने ले जाना? क्या वो जो लोग कहते हैं इसको सेनेटरशिप चाहिए वो सच कह रहा है? क्या ये कोई बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है जो अब ये इसमें हिस्सा लेना चाहता है, या इज ही जस्ट स्टूपिड? देखिए, जैसे मैंने कहा, हम सबके पास चीजें हैं जो हम कह सकते हैं किसी को बदनाम करने के लिए, बिलीव मी। और बट हम नहीं करते, इसलिए। और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एग्जैक्टली, टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना हिलाली साहब। अब देखिए, गवर्नमेंट को भी अभी याद आया है कि इनका वो छापा मार के फैक्ट्रियों पे और वो पता नहीं क्या कुछ निकाल रहे हैं। बात ये है कि इन्हें पहले नहीं था पता, अभी याद आया कि वो जाली घी की फैक्ट्रियां। और ये बात ये है कि हुकूमत ये क्राइसिस चैंपियन है, खुद क्राइसिस क्रिएट करने में चैंपियन है। आप क्यों क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं? आप सिंपल एक इंक्वायरी करा दें, दूध का दूध पानी का पानी करें। इसी बशीर मेमन को अगर ये झूठा हो तो चौक में लटका दें, ताकि आइंदा कोई झूठा इल्जाम लगा ना सके। और अगर वो सच्चा है तो हुकूमत को फिर भी आवाम को पता चल जाए कि वो सच कह रहा है। लेकिन ये खुद इस तरह ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। नहीं, लेट मी अग्री विद इमरान याकूब, ये बिल्कुल सही बात है। अगर उसके लड़के के खिलाफ यूज ऑफ ब्रांड इलीगली कोई चार्ज था
तो तुम्हारा फर्ज बनता था कि उस वक्त उसको इन्वेस्टिगेट करो। एग्जैक्टली ये इनमें जो है ये छोटी छोटी बदला लेना कि जब कोई बोलता है तो आप उसके अगेंस्ट चीजें ढूंढते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली क्वेश्चनेबल हो जाता है। वेरी राइट, ठीक है जी, हमारा खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।